Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important questions of CDP जो PS चेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा important questions हैं. So let's start with the first question. तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है that a pampering child is problem child is. प्रॉब्लम चाइल्ड मीन्स कि वो बच्चा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्लासरूम में या घर में कहीं पे भी, उसका मेन रीज़न क्या है. पैम्परिंग गार्डियंस की जो उसकी गार्डियंस हैं वो उसको बहुत पैम्पर करते हैं. मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत प्यार से किसी को रखना, हर एक की गलती माफ़ कर देना बच्चे की कि चलो कोई नहीं बच्चा है, ठीक है, तो वो आ जाता है पैम्परिंग गार्डियंस में. या हेरिडिटी प्रॉब्लम है कि उसको ऑलरेडी पहले से ही उसके पेरेंट्स से जो मिला है जिस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या उसकी आईक्यू प्रॉब्लम्स है या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है. तो देखिए, जब बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो देखो एज अ पेरेंट्स आप समझा सकते हैं उस बच्चे को, ठीक है जी, अगर आप अच्छे से उसको गाइड करो. बट अगर गार्डियन ही पैम्पर करेंगे हर बात पे कि चलो कोई नहीं बच्चा है छोड़ दो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी. तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन. Now comes up with the second question. तो second question में इन्होंने क्या पूछा है that which from the following should be used to decrease the minor inappropriate behavior. कि अगर बच्चा है कि कोई छोटी मोटी कोई गलती कर दे, माइनर की बात की है, ठीक है जी, छोटी बहुत गलती कर दे, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं. तो देखिए, प्रेज करके गलती करेगा बच्चा तो उसकी प्रेज करना तो सही बात नहीं है ना, कि चलो कोई ना बच्चे बहुत अच्छा हुआ आपने कोई गलती की, ये भी गलत है. रिवॉर्ड देना गलत बात है. स्ट्रिक्ट रहना ये भी अच्छी बात नहीं है. इग्नोरेंस, क्योंकि देखो माइनर की बात हुई है, अगर मेजर होता तो वो बात अलग थी कि आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, बट बात हुई है माइनर की कि बहुत छोटी सी कोई गलती है, तो देखो वो आप इग्नोर कर सकते हो बच्चे की. Then comes the third question. The conclusion of a deductive argument is कि जो deductive arguments होते हैं उनका जो conclusion है वो क्या होता है. तो उनका conclusion क्या होता है, certain conclusions होते हैं deductive arguments के. Now comes the next question कि जो राउजी है उन्होंने advocate किया educational method को which consists of removing the child from, कि जो बच्चे को रिमूव करना चाहता है किस चीज़ से. तो देखिए, अगर हम आंसर की इसके अकॉर्डिंग जाएं, ठीक है, बिकॉज मैंने पुराने पेपर भी चेक किए थे तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था, सोसाइटी. बट बच्चे को आप सोसाइटी से अलग कर दोगे तो बच्चा तो कुछ नहीं सीख पाएगा. तो इस वजह से इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो है बर्डन, कि आपने बच्चे को बर्डन नहीं देना है, उस चीज़ को रिमूव करना है, उसको सोसाइटी से रिमूव नहीं करना आपने, ठीक है, ना ही स्कूल से करना है ना ही पास्ट मेमोरी से. पास्ट मेमोरी मतलब प्रीवियस नॉलेज की बात आ जाती है, ठीक है जी. नाउ कम्स अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन. तो इन्होंने बोला है कि जो प्रियोरी नॉलेज है इज द नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ. तो प्रियोरी नॉलेज हम सबको पता है कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है वो किस चीज़ पर बेस्ड होती है. तो हमें पता है जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, कि हमने पिछले जो हमारी नॉलेज है हमने आज तक क्या क्या सीखा है, कहाँ जाके हम उसको अप्लाई करेंगे. तो ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड होती हैं, हमारे एक्सपीरियंस पर. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर नॉलेज. देखो, प्रियोरी थी मतलब प्रीवियस नॉलेज, पोस्टीरियर है कि जो फ्यूचर वाली नॉलेज है, प्रेजेंट नॉलेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस. कि आपके पास जो नॉलेज आई है वो कहाँ से आई है, एक्सपीरियंस से आई है, ठीक है जी. Now comes up the next question. According to John Locke, a child's mind doesn't contain any. देखो, जो लॉके थे ना उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे को उन्होंने टबूला रासा बोला था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि टबूला रासा को किसने बोला था, मतलब तो आंसर होगा जॉन लॉके. बट एक्चुअल में टबूला रासा का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है उसमें पहले से कोई आइडियाज़ नहीं होते, वो ब्लैंक होता है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉके, ठीक है जी. तो जॉन लॉके ने क्या बोला कि जो माइंड है बच्चे का वो क्या नहीं कंटेन कर सकता, आइडियाज़ कंटेन नहीं करता अकॉर्डिंग टू जॉन लॉके. ये दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है PS टेट पे. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशंस ऑफ, कि आप अप्लाई कर रहे हो अपने आइडियाज़ को, नॉलेज को, स्किल्स को टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, ठीक है.
आप जब अप्लाई करोगे किसी चीज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को रिजल्ट्स के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, जिसको SR बॉन्ड भी बोला जाता है, जो अभी हमने पढ़ा, द बेटर अ पर्सन हैज लर्नड द लेसन। मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड होगा, उतना बेटर जो पर्सन है वो उस लेसन को लर्न कर पाएगा। जितनी जल्दी आप उसको ग्रैप अप कर लोगे, उतनी फटाफट आप लेसन को लर्न कर लोगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो एबिलिटी है बच्चे की ग्रुप करने की ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम सबको पता है, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट, उस चीज़ को हम बोलेंगे क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन करना उन चीज़ों को। ठीक है जी। Now comes up the next question, which of the following S factor represents Spearman two factor theory? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में रखना इसको तो मिस करके मत जाना क्वेश्चन को, बिकॉज देखो जी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो याद होना चाहिए वो स्पीयरमैन जी ने दी थी। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कौन सी दो थ्योरीज फैक्टर्स थे, एक था जी फैक्टर, एक था एस फैक्टर। जी होता है जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, एस होता है किससे रिलेटेड, वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। तो एस होता है स्पेसिफिक फैक्टर, तो एस होता है स्पेसिफिक फैक्टर, याद रखना इसको। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज व्यूज दैट, कौन से थ्योरीज थे उन्होंने व्यू किया था थ्योरीज के अकॉर्डिंग, कि जो बिहेवियर है उसको हम शेप अप कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन से और रीइंफोर्समेंट से। तो रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी, स्किनर ने की थी। ठीक है जी। इज नियरली अप्रोचिंग टूवर्ड डिजायर्ड बिहेवियर, तो कौन सी कंडीशनिंग की बात आई है, तो हम सबको पता है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है इसमें। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैंने मैराथन में इंक्लूड कर दिए हैं, बिकॉज मुझे ऐसा था कि जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो भी आप अगर रिपीट कर लो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेजेस इन विच द चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड, कौन सी ऐसी स्टेज है, ठीक है जी, जिसमें बच्चा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड दिखता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है जी। इसमें ऑप्शंस थे, तो आपको स्टेजेस तो पता ही है, तीन होती हैं, सॉरी 4 तरह की होती हैं, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया है, कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड दिखेगा आपको, तो वो आंसर क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। वैसे तो जो पियाजे ने स्टेजेस दी थी वो SPCF थी, वो आप सबको पता है। ठीक है जी। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे टीचर की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होती है। तो ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं 4, कि एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए टीचर को, ये तो गलत बात है। मोटिवेटर होना चाहिए, ये थोड़ी सही बात है। गुड रैपो होना चाहिए, ये भी सही बात है। नॉलेज होनी चाहिए, ये भी सही बात है। तो देखो स्ट्रिक्ट वाला तो कट गया। इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है, जिसका बच्चे के साथ गुड रैपो हो। देखो जी, गुड रेपुटेशन हो, टीचर की नॉलेज होना, ये बात अलग है, वो तो टीचर को नॉलेज है, वो बच्चे को कैसे देता है वो भी उस पर डिपेंड करता है। मोटिवेट करना, ये भी सही बात है, बट अगर गुड रैपो होगी बच्चे और टीचर के बीच, तो लर्निंग क्या होगी, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और मोटिवेट तो फिर टीचर खुद कर ही देगा अगर उनकी रैपो अच्छी है एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। नाउ कम्स अप द थर्ड क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी इवेल्युएशन है जो आइडेंटिफाई करती है बच्चे में लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर, कि कैसे पता लगता है हमें कि बच्चे को लर्निंग करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो। ठीक है जी। हमें पता है ना, जब हम डायग्नोस करते हैं बच्चे को, देखते हैं कहाँ पे गैप्स फिलअप करने हैं, कहाँ पे उसकी क्या नीड्स हैं। ठीक है जी। तो होती है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड ऑफ द स्टडी, कौन सी ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कंसर्न्ड होती है किस चीज़ के साथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, कि जो आपने सोचना है, इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है उसमें, रिमेंबर करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग करना, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो सारी चीज़ें आपकी माइंड से रिलेटेड हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो क्या हो गई, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गई। ठीक है जी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है विच क्लास ऑफ अ लर्नर आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। तो एक्सेप्शनल कैटेगरी आप सबको पता है, एक्सेप्शनल वो होते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी हो, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मे भी देखने में दिक्कत आ रही है, वो बच्चा इतना मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है, एवरेज है, ठीक ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है एक्सेप्शनल। तो देखो स्लो लर्नर ये तो एक्सेप्शनल में आ जाएगा, रिटार्डेड भी एक्सेप्शनल में आ जाएगा, गिफ्टेड भी एक्सेप्शनल में आ जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा गिफ्टेड है, पर नॉर्मल चाइल्ड कभी भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि वो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं वो वैसे पढ़ता है, तो वो क्या है, एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल होते हैं जो अलग से आप रखे जाते हैं क्योंकि उस बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है या वो पढ़ाई में स्लो होता है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो बच्चा है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है और वो राइट हैंड से भी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसको बोलना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि भाई तू क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, डिस्करेज नहीं करना, अलाउ करना उसकी प्रेफरेंस को, मतलब जो उसको अच्छा लगता है उसको वैसे लिखने दो, काम तो वो कर रहा है ना। मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, क्यों आप ज़बरदस्ती क्यों करोगे, जैसे उसको लिखना उसको लिखने दो। सीक टू सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प की क्या ज़रूरत है, उसको कौन सा कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई डेफिशिएंसी है, उसका तो बस लिखना है, तो हम अलाउ करेंगे उसकी प्रेफरेंस को, ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है जी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जो गिफ्टेड नहीं है, तो ऑप्शंस आपके पास है, क्यूरियोसिटी, ये तो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है जी, क्योंकि उसको बहुत क्यूरियसनेस है चीज़ जानने की कि ये कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात होती है, ये तो गिफ्टेड बच्चे ही होते हैं ना कई। क्रिएटिविटी, ये भी अच्छी बात है, इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा, ये भी अच्छी बात है, ये गिफ्टेड है, बट पुअर रिलेशंस विद पीयर्स, ये गिफ्टेड नहीं है, तो नॉट अ साइन ऑफ गिफ्टेड कौन सा हो गया, पुअर रिलेशंस विद द पीयर्स, कि अपने साथ वालों के साथ आप आपके अच्छे मतलब नहीं है रिलेशंस, आप कभी उससे गुस्से में बोल रहे हो, कभी ऐसा बोल रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक है, उसको नहीं बुला रहे, कहीं होते ना चिड़चिड़े से, तो ये क्या है, ये गिफ्टेड नहीं होता बच्चा, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सॉरी, फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने, ये हम सबको पता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी आएगी तो थॉर्नडाइक ने दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थी तो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो हमें सबको पता है कि IQ का फॉर्मूला है, जब हमने IQ निकालना है, इंटेलिजेंस कोशेंट निकालना है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नहीं है, ठीक है, लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है कि लर्न करने के बाद हमें मिलता है, स्किल देखो लर्न करने से आती है, मेच्योरिटी लर्न करोगे, सोसाइटी में जाके एक्सपीरियंस करोगे चीज़ को तो आप मेच्योर होंगे, नॉलेज लर्न करने से ही मिलेगी, बट फिजिकल स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी मिला होता है ना, तो ये लर्निंग का पार्ट थोड़ी हुआ, ठीक है जी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट, इन तीनों में से एक ऑप्शन कौन सा गलत है फाइन मोटर मूवमेंट को लेकर, तो देखिए ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है, राइट। ग्रॉस मोटर होता है जब आप बिग मसल्स यूज़ करते हो, जैसे आप स्किपिंग करते हो, रनिंग करते हो, वो बिग मसल्स आपकी यूज़ होती हैं, और जब स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं जैसे आप राइटिंग करते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या आ जाती है फाइन मोटर में। तो इन्होंने पूछा 3 फाइन मोटर है और एक फाइन मोटर नहीं है, तो 3 फाइन मोटर कौन सी है,
डॉट ज्वाइनिंग, हाथ से आप ज्वाइन कर रहे हो आराम से अपनी छोटी छोटी बोन्स यूज़ करके हैंड की, ये ठीक है। हैंड राइटिंग कर रहे हो, ये भी सही बात है। सेपरेट कर रहे हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उठा उठा के, वो भी ठीक है। बट डिक्टेशन देखो फाइन मोटर में नहीं आती, इसमें आपकी मसल्स थोड़ी यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी। तो डिक्टेशन क्या है, ऑड वन आउट हो जाएगा। नाउ कम्स द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज, कि जो थिंकिंग का रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, सिंबल, सिमेंटिक्स, चाइल्ड या मैन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। पहले तो देखिए जी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दी थी, तो हमें सबको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक ने दी थी। 3 तरह की उन्होंने बात की थी, 3 लॉज की, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस स्कूल, कौन सी साइकोलॉजी के स्कूल से लिया गया है, तो ये बिहेवियरिज्म से लिया गया है, कि बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ये बिहेवियरिज्म की साइकोलॉजी से लिया गया है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी किया था 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए, तो सही आंसर इसका क्या है, 93rd अमेंडमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 25 फरवरी 2018 में ये क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन आए थे CDP के। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डिस्क्राइब किया था ह्यूमन बिहेवियर को एज अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो देखिए ये भी हमने बहुत बार रिपीट किया है कि जब रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, रीइंफोर्समेंट की, इमिटेशन की बात आएगी तो हमेशा स्किनर की ही बात की जाएगी, ठीक है, स्किनर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें जो बच्चा है वो लेटर्स प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है परफेक्टली, W बोलना, B बोलना, T बोलना, F बोलना, कौन सी एज तक, 3 to 5 ईयर्स तक की एज तक बच्चा परफेक्टली ये वर्ड्स बोल सकता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो एजुकेशन है जो बच्चा अपनी फैमिली से रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए वो एजुकेशन को हम इनफॉर्मल बोलेंगे। तो देखो इसमें ऑप्शंस थे, फॉर्मल था, इनफॉर्मल था। तो फॉर्मल तो वो होता है जब आप रूल्स और डिसिप्लिन में रह के, जैसे आप स्कूल में जाते हो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखते हो, वो फॉर्मल में आ जाती हैं। बट जब आप फैमिली से कोई चीज़ सीखते हो वो चीज़ें इनफॉर्मल में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जी IQ वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देना, 1 मार्क्स तो आपका सीधा ही हो जाएगा। कि IQ क्या है 20 साल के एक लड़के का जिसकी मेंटल एज इतनी है। तो देखिए IQ निकालना है, मेंटल एज आपको दी है कितनी, 15, उसकी CA कितनी है, 20, मल्टीप्लाई करना है 100 से, आंसर आपके पास आ जाएगा 75। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। Now comes the last question, that is the rules for effective teaching made from experience of the teachers and the thinkers। उसको क्या बोला जाता है, वो जो रूल्स जो आप इफेक्टिव टीचिंग से अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं एज अ टीचर, और ठीक है एज अ टीचर आप फिर बच्चों को अपनी टीचिंग से टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है जी। पहले आप खुद एक्सपीरियंस करते हो एज अ टीचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी हमने बहुत अच्छे से किए हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये सब चीज़ें की थी, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव मूव करना है, ये सब आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपको थोड़ा पहले से ही पता है कि आपको बच्चे से कैसे पढ़ाना है, ठीक है, आप बाद में सीखते हो ये चीज़ें।